अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उवैस, थैंक यू यार। आपको आवाज आ रही है क्लियर? जी जी, आ रही है। आई थिंक सो। ऑलराइट, जबरदस्त। ऑलराइट, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। उवैस मियां, यार सॉरी फॉर द एक्सट्रीम डिले। और नो नो काफी प्रॉब्लम। अरसे से हमारी ये चीजें जो थी वो ड्यू थी। हमें बेसिकली एक लाइव सेशन करना था हाँ फॉर जी। द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कम टू इटली फॉर द पीएचडी। ठीक है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है हुए, मैं थोड़ा सा आपकी अ, थोड़ी सी आपसे आपसे मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमें थोड़ा सा आपकी जो पीएचडी की जर्नी थी फॉर द इटली, आप मुझे थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ठीक। आपने क्या पढ़ा हुए। ठीक है, आप क्या कर रहे थे पाकिस्तान में, व्हाट वाज योर प्रोफेशन, आप मतलब आपने क्या पढ़ाई की, कितनी एजुकेशन थी, उसके बाद आपने कब डिसाइड किया। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मुझे बताएं अपने बारे में कुछ उवैस। हाँ जी, वैस मेरा नाम है और मैं हूँ बेसिकली मुल्तान से। हाँ। मुल्तान से आगे एक छोटी सा सिटी है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैंने फिजिक्स में एमफिल किया हुआ है। 2021 में मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था। और ओके। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, प्राइवेट टीचिंग कर रहा था, यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर था। तो यही ओके। सेटअप चल रहा था। और 38 साइकिल से मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना। ठीक है। 38 साइकिल में तो नहीं हुआ साइकिल क्या फिर। होता है? अ, साइकिल हर क्या होता साल जैसे मास्टर्स में एकेडमिक ईयर होता है ना, 23 to 24, इसी तरह से पीएचडी में एक साइकिल होता है। जैसे इस साल होगा 40th साइकिल। पिछले है? साल था ओके। 39। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है मार्च से लेके नेक्स्ट दिसंबर जनवरी तक। लाइक अभी ओके। ओपन है 40th साइकिल, तो ये जाएगा नेक्स्ट मार्च तक। और ठीक इसमें है। 3 इनटेक में एडमिशन होते हैं। और ओके। ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया, मुझे तकरीबन 1.5 एक साल तो लग गया था। कोई 50+ यूनिवर्सिटीज में मैं अप्लाई किया था। तो कंटिन्यू होता रहा, ये सेटअप चलता रहा। तो ये इतना बहुत ही कम्पेटिटिव है डेफिनेटली। नहीं, आपको आपने मुझे थोड़ी सी इस पे थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए आपकी, थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आपने 1.5 साल का पीएचडी का प्रोसेस किया, 1.5 साल लग गए आपको प्रोसेस करते हुए। अच्छा। ओके। पहले साल आपने पहले साल तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अप्लाई कैसे करना है। मतलब जैसे ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, बगैर कोई प्रॉपर सीवी बनाए, बगैर लेटर ऑफ हम्म। मोटिवेशन लिख के एक्सेट्रा। और अगले साल जाके चीजें पता लगी कि अच्छा, इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सीवी बनानी है, ऐसे प्रपोजल लिखना है, ऐसे अप्लाई करना है। तो प्रॉपर जो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, वो यूं समझ लें कि मैंने 40th साइकिल में ही अप्लाई करना शुरू किया। ओके। और ओके। बहुत ही आसान, मैं कहता हूँ, पीएचडी विन करना है तो इटालियन पीएचडी है, अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, अभी यही समझते हैं। ठीक है, यही समझते हैं कि कितना आसान है पीएचडी का प्रोसेस करना। हम्म। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, और लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हम लोग स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। उनको क्योंकि हर यूनिवर्सिटी तो पीएचडी ऑफर नहीं करती यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है। अब होता ये है कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है प्रोसेस को समझने के लिए। और अभी अभी मैं किसी को लाइव नहीं ले सकता। मैं थोड़ी देर में अभी और भी लोगों को लाइव ले लेंगे, उनके भी कंसर्न्स होंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जर समझ लें प्रोसेस पीएचडी का, तो उसके बाद हम इसको प्रोसीड भी करेंगे और भी लोगों को ले लेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि अभी जिस तरीके से पीएचडी की 40 साइकिल चल रही है, आपने बताया, तो हाँ इसके जी। अंदर सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आपको जो कोर्स हंट करना है वो कहाँ से होगा, वो किधर से हंट करना चाहिए स्टूडेंट को? इसके दो मेथड हैं। एक इनकी अपनी इटालियन वेबसाइट है, जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप अपने चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। वो मैं उसको कमेंट ट्रांसलेट कर। आप अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप? मैं अभी पोस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे। आप एक लिखें, यूरेक्सिस। यूनेक्स में। EURAXES। ये बाद में कर लेंगे, ये अभी हाँ मैं हाँ मुझे जी। मिलेगी। ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह से कोड वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन अनाउंस होती है, फंडिंग आती है, तो इन्होंने लाजमी यहाँ पे पोस्ट करनी होती है। दूसरा, ओके। फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो कंपाइल करके जहाँ जहाँ पे ओपन होता है। जैसे मैं आप यूनिवर्सिटी पादवा में हूँ, तो जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे, तो मैं क्या करूंगा, फाइल पूरी बना के हम्म। लिंक उसके लेके पोस्ट कर दूंगा उस ग्रुप में। ओके। और ठीक वहां से है। लोग जो है ना देख सकेंगे। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, सारे सही है। आर्ट से लेके
फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सारे। और बहुत ही ज्यादा बल्क अमाउंट में पोजीशंस अनाउंस होती हैं इस साल। 18,000 पीएचडी पोजीशंस अनाउंस होनी है। वेरी गुड 18,000। यार, जबरदस्त। तो हम लोग पाकिस्तानी जो है वो अक्सर हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आती है, एक साइकी है कि हमें ना एक और मास्टर्स कर लेते हैं हम इटली से, हम लोग ना हम्म। पीएचडी अवॉइड करते हैं। अब ये क्यों होता है? पता नहीं होता एक तो। दूसरी चीज, थोड़ी सी इसमें ना मेहनत ज्यादा चाहिए होती है, और वो चाहते हैं बस ठीक है हम अप्लाई करें और हमारा एडमिशन हो जाए। ऐसा होता नहीं है। टाइम देना ठीक है, पड़ता है प्रॉपर। टाइम देना मतलब पड़ता है मतलब। टाइम देना पड़ता है। हो इसका जाता है लेकिन। मतलब देखो, मेरे पास भी अभी जो पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनको हम लोग यही बोलते हैं कि इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। या बिल्कुल। आप सारी चीजें मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकते। यानी कि अब मुझसे वो बोलते हैं अक्सर, मैं जो मेरे पास एक रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि असद, मुझे आगे जाके जो प्रपोजल बनाना है, ठीक है, वो आप बना देंगे? ठीक है, आप मुझे प्रपोजल बना दें। तो मैं प्रपोजल उनका नहीं बना सकता, क्योंकि आगे जाके जो प्रपोजल इंटरव्यू होना है उनका, वो उसी प्रपोजल की उसी बेस पे होना है, ठीक बिल्कुल। है। तो नाउ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि यार, आप प्रपोजल, हाँ हम लोग प्रपोजल ओवरसी कर लेंगे, हम लोग प्रपोजल देख लेंगे, इसके अंदर क्या ग्लिचेस हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, और कितना लंबा प्रपोजल, उसको कितना लेकर आना है, तो हम लोग वो तो कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी काफी सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी मास्टर्स पे ही परस्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पूरा पीएचडी का प्रोसेस पता नहीं है। पता नहीं था। बिल्कुल। पता नहीं है। तो ओवेस, इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, आपने 18 साल की एजुकेशन की, ठीक है, बिल्कुल। आपने इंटर की, मैट्रिक किया, इंटर किया, बैचलर्स किया, और उसके बाद आपने अपना मास्टर्स किया। तो ठीक। 18 साल की आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक हो है। गई। उसके बाद आप काम भी कर रहे थे ओवेस? पार्ट टाइम जैसे समझ लें कि ट्यूशन और इस तरह से। और बाद में एमफिल के बाद विजिटिंग पे एक दो लेक्चर मिल गए थे, तो इससे ठीक है, ज्यादा मेरी सीवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। मैंने सीवी पे नो वर्क प्रॉब्लम, किया बेसिकली। जबरदस्त। और ऐसे ही होता है। ठीक है। इसमें। उसके बाद फिर आपने एडमिशन अप्लाई करना शुरू हाँ किए, जी। और 50 आपने जगह अप्लाई किया, तो आपका फिर एक जगह कि इंटरव्यू की कॉल्स कितनी आई थी, प्रपोजल कहाँ का एक्सेप्ट हुआ था आपका? पहले साल तो मैं शॉर्टलिस्ट ही नहीं, ये यहाँ पे ना मैं आपको मेरिट बता देता हूँ, मेरिट कैसे बनाते हैं यूनिवर्सिटीज। हम्म, 100 मार्क्स है ना, तो 100 मार्क्स को स्प्लिट कर लेंगे। 40 मार्क्स कर लेंगे आपकी इवेल्युएशन के, 60 कर लेंगे इंटरव्यू के। अब उस हम्म, 40 मार्क्स में से वो मेंशन कर देते हैं कि 3 नंबर आपके सीजीपीए के हैं, 2 नंबर आपके रिकमेंडेशन लेटर के हैं, 2 नंबर आपके इस चीज के हैं, इस चीज के हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी सीवी को एडजस्ट करते हो और आप ट्राई करते हो कि किसी तरह से थ्रेश में आ जाओ। अब ठीक है। 40 में से 20 थ्रेश होता है, तो ऑलमोस्ट जब आप इसी हिसाब से प्रॉपर प्रपोजल ड्राफ्ट करते हो, सीवी ड्राफ्ट करते हो, तो आप 100% आप इंटरव्यू तक तो क्वालिफाई कर जाते हो। हम्म। उसके बाद आगे जो होती है वो आपकी टोटली कम्युनिकेशन स्किल होती है और आपका लक होता है। ठीक लाइक है। अगर उनका कोई अपना लैब का स्टूडेंट आ गया है उसी पोजीशन पे, तो फिर डेफिनेटली वो पहली प्रेफरेंस उसको देंगे, क्योंकि वो उसी टाइम पे ज्वाइन कर सकता है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी एक हम्म, इश्यू होता है। और अगर उनके पास कोई एप्लीकेंट ना हो, फॉर हम्म, एग्जांपल आपने उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपका रिसर्च प्रपोजल एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बाद हाँ जो जी। मेन जो होता है वो बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू। और मैंने सुना है इंटरव्यू में सही आपको जो है वो ग्राइंड करते हैं, सब पूछते हैं आपसे। इवन मैं आपको ये बताऊं कि एक बार मैंने अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड किया था, जी। और उस पे ना मैंने टीचर को कहा, टीचर ने बना के दे दिया और मैंने अपलोड कर दिया। हम्म, तो इंटरव्यू कमेटी ने उसमें एक एक वर्ड पढ़ के मिस्टेक्स निकाली हुई थी कि आपने हम्म, ये, लाइक मेरे सुपरवाइजर ने यहाँ पे पाकिस्तान में मास्टर्स का किसी का टेम्पलेट उठा के मुझे दे दिया और मैंने अपलोड कर दिया। तो वो मुझे कहते हैं आप पीएचडी पे आ रहे हो, तो इसमें आपने मास्टर क्यों लिखा हुआ है। और वहां से मुझे समझ आया कि ये हमारा एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। ये ऐसे नहीं करते कि बस ठीक है अप्लाई हो गया और देन दैट्स इट। तो तो इसलिए मैं। ये जो बच्चे चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसका क्या तरीका हाँ। जो भी फिर? प्रपोजल जो भी देना है ना, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरा सुपरवाइजर है, उसने अभी रिसेंटली एक हायरिंग की है मास्टर हाँ, की। उसके पास पोस्ट मास्टर की एक सीट थी, और उसके पास 27 एप्लीकेशन थी, जिसमें से हाँ, 21 पाकिस्तान से आई हैं। हाँ, हाँ, जबरदस्त यार। ये अच्छी बात थी, लेकिन उसने फिर एक ही बात बताई कि सारों ने चैट जीपीटी से प्रपोजल बना के दिया हुआ था।
दैट्स माय पॉइंट तो ना। यानी कि हाँ, अगर चैट जीपीटी भी करना है तो उसको ह्यूमनाइज करने की भी मेहनत नहीं करनी। आप बिल्कुल। चैट जीपीटी उठा के बस फेंके जाओ, ये गलत होता चैट जीपीटी से आइडिया लो, टेम्पलेट बनाओ, है। उसके राइट, बाद आप एग्जैक्टली। पेपर पढ़ो, उसको अपना रिफ्रेज करो, अपने वर्ड्स में वो करो, कन्वर्ट करो, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ये तो और मेहनत इसमें है एक ना वे। बिल्कुल वही टाइम है ना, आप टाइम देते नहीं है डेफिनेटली। हाँ इंडस्ट्री की पीएचडी होती है, इंडस्ट्री ने पैसा दिया होता है, उन्होंने हाँ। आपको हायरिंग करनी है, आपको जॉब देनी है फ्यूचर में, तो वो सोच समझ के बंदा हायर करते हैं, ऐसा नहीं करते कि अब जैसे आपके आपको बच्चा कह दे कि मुझे केमिस्ट्री पर प्रपोजल बना के दे, आपको केमिस्ट्री का पता ही नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसी है। तो वो जिसकी फील्ड है उसी फील्ड में उसने आके काम करना है, तो ये प्रपोजल स्टूडेंट ने खुद ही बनाना है। आप उस पे सिर्फ उसको पॉलिश करके दे सकते हो, आप उसकी एग्जैक्टली। ग्रामेटिकल निकाल दे, खत्म कर सकते हो, उसका क्योंकि एक हमारे स्ट्रक्चर भी पास, कर सकते हो। आई एम सॉरी, हमारे पास जी भी जो प्रपोजल्स आते हैं तो हम उसको ओवरसी कर सकते हैं। आप इतना आइडिया हो गया कि यार इस प्रपोजल के अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये ज्यादा है, ये कम है। हम्म, मतलब एक ओवरऑल जेनरिक व्यू जो होता है प्रपोजल का, वो तो समझ में आ गया है। लेकिन उसके जो जुज है, जो उसका मेन आर्टिकल है, जो मेन पॉइंट्स है, वो स्टूडेंट ने खुद ही ड्राफ्ट करने और खुद ही उसको परसू करना है, क्योंकि इंटरव्यू इज गोइंग टू बी based on the basis of your research proposal. एग्जैक्टली। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होता है दैट्स इन इंग्लिश, राइट? वो इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी जबान में ही करते हैं लोग। बिल्कुल। इसमें जो इनके लोकल इटालियंस होते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि आपने इटालियन में देना है या इंग्लिश में देना है, और मोस्टली वो इंग्लिश में ही होता है। और इंटरव्यू सबके सामने होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप दोगे, नहीं, वो पब्लिक होता है, सारे ज्वाइन करते हैं, सारे देख रहे होते हैं। और ये हम्म। गूगल मीट के ऊपर, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर होता है। ठीक तो है। आप सबका इंटरव्यू देख रहे होते हो, जो जो क्वेश्चन जिनसे पूछ रहे हैं आप सुन रहे होते हो, तो आप उसी के, अगर आपका नंबर बाद में आता है तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन उसी टाइम कर लो। कहीं से भी कोई भी सवाल, कोई भी पॉइंट आ सकता है, उसमें आपको बोलना एग्जैक्टली। है। ठीक है। तो आपका जी रिसर्च बिल्कुल। प्रपोजल के हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने करके रखनी है, और आपने वो पॉइंट ध्यान में रखना है कि कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा ग्रुप डिस्कशन ना, ग्रुप डिस्कशन होता है। अच्छा, एग्जैक्टली। एक हमारे पास एक और सवाल अक्सर रेज आता है, और वो ये आता है कि हमारे स्कॉलरशिप के पैसे कितने मिलेंगे? अच्छा, स्कॉलरशिप के पैसे अब पहले मिलते थे 16,000 पर ईयर, मतलब आफ्टर टैक्स डिडक्शन। यहाँ पे एक होता है चीज, एक एक तरह से पेंशन होती है, मतलब हम्म। आईएनपीएस सिक्योरिटी कार्ड के हमें मिलता है 1195, 1195 यूरोज। ठीक है। और अब से 40th साइकिल से ये बढ़ के हो जाएगा 1400 यूरोज। 1400 यूरो, ठीक है, जी। सही है। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन भी देती हैं, खाना भी देती हैं, 2 टाइम का जी। मील वाउचर भी देती हैं। तो लेकिन वो खाना ऐसे ही होता है, बस खाना ऐसे खाना तो है ना। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, फ्राई नान। वो खाना हलाल ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास। उनके जो मेंसा होता है, मेंस मेस जो होता है, उसके अंदर हमारे बिल्कुल। पास हलाल ऑप्शंस भी होते हैं। आप बिल्कुल हलाल खाना खा सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है, गुजारा, बिल्कुल। पैसे बचाना है तो हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर वे जो 1100 है, अक्सर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जिनको तकरीबन 2100 यूरो का स्टाइपेंड मिलता हाँ, वो मैरी क्यूरी पे आते हैं इधर। पीएचडी दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल पीएचडी, एक मैरी क्यूरी। अगर मैरी क्यूरी है तो उनका 2200, 2600 इतना होता है। है। एग्जैक्टली। और वो लोग तो वो लोग तो बहुत पार्टी कर रहे होते हैं यार। बहुत माशाल्लाह अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। उनको बेसिकली उनकी 100% एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, जैसे ही वो पीएचडी करेंगे तो उनका उनकी जॉब समझ लें कि रेडी होती है। आप जी जी। पीएचडी अच्छी कर लो, क्योंकि ये आपको भगाते नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि हमारे पास, मैं एक पीएचडी स्टूडेंट को जानता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तानी है, और वो साहिब जो है, उनकी तकरीबन 2200 या 2300 यूरो का स्टाइपेंड था उनका, जो महीने का उनको मिलता था। उनका काम सिर्फ पढ़ना था। वो यूनिवर्सिटी जाते थे, शाम में यूनिवर्सिटी से घर आ जाते थे, और उसके बाद वो रहते भी यहाँ पे एक पॉश एरिया में थे। पाकिस्तानी, और यहाँ पे बहुत पॉश एरिया में रहते थे, हम्म। लॉरेंटीना में रहते थे। और बहुत अच्छा अपार्टमेंट था, मुलाकात हुई है मेरी। उसके कुछ अर्से बाद जो है वो साहिब जो थे, उनकी ट्रेन इटालियन के अंदर जॉब लग गई। ठीक है। और उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गेसिंग इट, मैंने उनसे पूछा तो नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी समवेयर अराउंड 4000, 4500 यूरो थी। एंड ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी हायर्ड, वाज हायर्ड इन ट्रेन इटालियन।
एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है यार, हम लोग बस अपने आप को ना थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं, अपने आप के अंदर ही हम लोग नीचे रहते हैं, कोशिश हम्म, उठने की कोशिश ही नहीं करते। वेयर एज ऑन द अदर साइड मैं इंडियंस को यहाँ पे देखता बिल्कुल। हूँ, देयर आर मेनी इंडियंस यार वो वर्किंग रियली हार्ड, और खैर इसको तो हम किसी और दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जी। उमेश भाई, एक जो सवाल एक और है कि अगर किसी ने पीएचडी स्टार्ट किया और ड्यू टू मेनी मेनी रीजंस के वो पीएचडी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, तो जितना स्कॉलरशिप का अमाउंट लिया होता है वो उनको फिर पे बैक करना पड़ता अ, इसमें ये होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है, एक समझ लें कि प्रोबेशन पीरियड है, है। वो अगर आप कवर कर लेते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं देना वापस। लाइक फॉर और एग्जाम्पल नहीं, आपको प्रोबेशन है आपका 3 महीने 6 महीने का। 6 महीने वो आपने कर लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं देना, आप जा सकते हो। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप जा सकते हो। लोग आए हैं यहाँ पे, उनको जॉब मिल गई है, तो पीएचडी छोड़ के वो जॉब पे चले गए। बस उसका ठीक सिंपल है। प्रोसेस ये होता है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हो, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जा रहा हूँ, एंड दैट्स इट। ओके, तो आपको फिर अपने आप को यहाँ से रिटायर करना पड़ता है पीएचडी हाँ जी, प्रोग्राम से। बिल्कुल। आप रिटायर करते हो, आपका जो स्टूडेंसी वाला परमिशन दी सोजोनो होता है, जो कार्ड होता है वो कैंसिल होता है, उसके एग्जैक्टली। बाद फिर आप लोगों पे कन्वर्ट करते हो। एंड हाँ और जी। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस सुने, वे मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि समटाइम्स यू नीड टू गो बैक टू पाकिस्तान और उसके बाद आप लवोरो के वीजा के ऊपर फिर वापस पाकिस्तान आते हो, आपकी सब चीजें अरेंज होती हैं, बट यू नीड टू मेक एन एंट्री टू योर होम कंट्री। ऐसा भी मैंने सुना है कि आपको वापस एक पाकिस्तान के चक्कर लगा के आना पड़ता है। मे बी ऐसा होता होगा, मुझे इस पे कोई कंफर्म पता नहीं है, लेकिन सुना नहीं है आज तक कि कोई बंदा वापस गया हो और फिर आया हो एग्जिट। ओके, इस चीज पर ठीक मैसो है। पे भी चेंज हो जाता है, मतलब चेंज स्टेटस चेंज हो जाता रहते यहीं पे रहते हुए, है ठीक यहीं है। पे रहते। अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए? कुछ नहीं होती रिक्वायरमेंट पीएचडी के लिए, जीरो बैंक स्टेटमेंट, नो एफबीआर टैक्स रिटर्न्स, नो आइट्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत। या सिर्फ पीएचडी हो, और इवन जब आप जमा कराने 0% रिजेक्शन रेशो, मतलब आपका हंड्रेड पीएचडी में परसेंट एडमिशन हो गया, वीजा मिलेगा मिलेगा, जी। 100% मिलेगा। आपके एक एडमिशन चीज, लेटर के ऊपर स्कॉलरशिप मेंशन होता है, आप जाते हो डॉक्यूमेंट जमा कराने, आप बता देते हो आई एम पीएचडी स्कॉलर और मेरा ये स्टाइपेंड है, उसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट्स इट। आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूछते तक नहीं है। ठीक है। अब यही तो मेरा पॉइंट है ना, कि जब आपको एक स्कॉलरशिप, जिस तरीके से मास्टर्स के अंदर एक स्कॉलरशिप है, उसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कहा जाता है, अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आ गई है, आपको मिल गई है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ये। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पाकिस्तान में इतना उसका उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि 3.75 से आपको जीपीए होना चाहिए, आइल्स का बैंड होना चाहिए, अच्छा बैंड होना चाहिए, तो उस पर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे आ सकते हो। उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट इटली में पढ़ने की नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मुझे ये बताइए, आपने आइल्स किया था? नहीं, हमारे पाकिस्तान की जितनी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एम्बेसी में जमा करा दो और वो कहते हैं ठीक है, ओके, कोई जरूरत नहीं है आइट्स की। ठीक है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से तो यार स्कॉलरशिप का सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि जैसे ही कॉल्स खुलती हैं स्कॉलरशिप की, आपने फौरन अप्लाई करना है, एंड यू कीप ऑन अप्लाइंग। मतलब जहां जहां आपका कोर्स खुल रहा है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में कोर्स खुल रहा है, आपने वहां पे अप्लाई करते रहना है, एंड यू नीड टू, मतलब सबर का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है। तो रिसर्च एग्जैक्टली। प्रपोजल पे अपने काम करते रहना है। अक्सर जो लोग होते हैं, वे एक और चीज जो सवाल आया है, अक्सर लोग जो होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो मार्केट से बनवा लेते हैं, मतलब दे पे समवन, एंड मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया वेज कि मुझे एक पीएचडी का लिए रिसर्च प्रपोजल बनवा दें, ठीक है। तो वो फिर आप वो आपको पे करेंगे और आप जो है रिसर्च प्रपोजल बना के दे दोगे। तो ये क्या, इसमें क्या ग्लिच आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? देखें, पहले तो ये बताता हूँ, पीएचडी में ना 3 कॉल्स आती हैं पूरे साल में। हम्म हम्म, अभी पहली कॉल आई हुई होगी, चल एक रही है। यूनिवर्सिटी का अपना फंड होगा, हम्म, और उस फंड पे उन्होंने हायरिंग करनी होगी, दैट्स इट। ये ओपन हम्म, कॉल पोजीशंस होगी, मतलब ये मर्जी है, आप जिस भी प्रपोजल पे आप अपना प्रपोजल दो और उस पे आप सिलेक्शन हो। ठीक है। सेकंड कॉल आती है, उसमें आता है इंडस्ट्री का पैसा। इंडस्ट्री ठीक अब है। डेफिनेटली एक इंडस्ट्री है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रही है, तो वो प्रपोजल भी हाइड्रोजन फ्यूल्स का मांगेगी। ठीक है। डिफाइंड टॉपिक होती है, उसी बिल्कुल। टॉपिक के ऊपर ही वो बंदे मांगते हैं। उसके बाद एक थर्ड जेनेरिक। कॉल, एग्जैक्टली, और उसके बाद एक थर्ड कॉल फिर आती है, जो कि यूरोपीय यूनियन का पैसा होता है। जी
और ठीक है। उन्होंने भी टॉपिक डिफाइन किए होते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है उस टॉपिक पे जिसका प्रपोजल आपने दिया हुआ है, उस प्रपोजल का आपको कुछ भी नहीं पता, आपने लिखा हुआ है मैं जी 3 साल में मैं यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उस पे आप फंस जाते हो आगे इधर। हम्म। ये मतलब उस उसके टाइप। अंदर यू कैन नॉट गो एक्स वाई जी, मतलब एग्जैक्टली। आप इधर उधर नहीं जा सकते, आपने ऑन द ट्रैक ही रहना है और इस तरह चलाना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम रिसर्च प्रपोजल पे कोशिश करना है कि हम चैट जीपीटी से फॉर्मेट उठाएं और उसको ह्यूमनाइज करें, उसको समझें और वही नहीं चेपें आगे। हमें उसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, मतलब जी ह्यूमनाइज बिल्कुल। करके अपने आइडिया ले लो, आइडिया लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ठीक है। क्योंकि अक्सर आजकल मैं एक कुछ एड्स भी देखता हूँ और उसके अंदर अक्सर जो डिफरेंट लोग हैं, बच्चों के ग्रुप्स हैं, उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाने का वो लिया हुआ है। मतलब दे आर पोस्टिंग जॉब्स किया, किसी को रिसर्च प्रपोजल बनवाने तो हमसे पैसे दे के बनवा ले, तो वो जब जो ड्राफ्ट आता है ना इनके पास से, वो सारा चैट जीपीटी वाला ही होता है चैट सारा। जीपीटी वाला होता ठीक है, सही है। तो हमने चैट जीपीटी से बचना है, है, बचना है। हमने आइल्स नहीं देना। ठीक है, हमने आइल्स नहीं देना, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमने वी हैव टू अप्लाई इन 50 यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद हमें एक आध और दो तीन से जवाब आना इसमें ये होता है ना, देखिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है। बताता हूँ। लेट्स से आपने एक बच्चे ने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उस हम्म। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को आपका प्रपोजल अच्छा लग गया, आपकी सीवी अच्छी लग गई, आपकी कोई बात क्लिक कर गई, उस हम्म। कॉल में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो हम्म। आपको खुद अप्रोच करते हैं कि भाई आपने अप्लाई किया था, आपका एडमिशन नहीं हुआ, मैं आपको अपने ग्रुप में रखना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट एडमिशन तब आएगा, अगले हमारे पास ये फंडिंग है, तो आप हम्म। इस पे प्रपोजल बनाओ और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इस तरह से मेरे साथ हुआ, मुझे 3 से 4 प्रोफेसर ने बाद में अप्रोच किया था हाँ। कि भाई आपकी पहली कॉल में एक ट्यूरिन का एक प्रोफेसर था, एक पलेर्मो का था, एक कैलेब्रिया का था, एक सैंट एनापिसा का बंदा था, उसको रिसर्च के लिए एक साल की रिसर्च पोजीशन होती है उसके लिए बनना चाहिए था। तो इन शॉर्ट ये है कि आपने अप्लाई करते रहना है जहां पे भी है, तो आप खुद ब खुद इंप्रूव करते जाते हो, पहली बार में भी सिलेक्शन हो सकती है, 50 के बाद भी हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर आपने जो पॉइंट दिया बड़ा अच्छा पॉइंट है कि 5 प्रोफेसर थे डिफरेंट रीजन्स के। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्ली शायद रोम से भी कोई होगा, कोई पादुआ से था, कोई मोदेना से होगा, मतलब डिफरेंट रीजन्स के। डिफरेंट उनमें रीजन। से हाँ, उनमें से 4 को आपकी बात समझ में नहीं आई, एक को आ गई, एक को आप समझ में आ गए, पसंद आ गए। एग्जैक्टली। ठीक, तो वो आपसे ही माइट गेट इन टच विद यू, वो आपसे बात कर सकता है, आपको आपको अप्रोच कर सकता है कि उबेर। और वो आपको हेल्प कर देता है, बेसिकली उसके पास सारा प्रपोजल बना हुआ होता है, वो आपको कहता है भाई ये प्रपोजल है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, और उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। मतलब ही है, देखो मेरे ख्याल से पीएचडी का जितना हमें पता है, पीएचडी डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, या प्रोफेसर के ऊपर सारा चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। जी। अगर प्रोफेसर ने आपको अप्रूव कर दिया, उसे गो थ्रू कर दिया, तो फिर कोई आपका वीजा नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। इवन ये आप आपको वीजा अपॉइंटमेंट में भी हेल्प करते हैं, आपको आपका प्रोसेस थोड़ा सा यूनिवर्सिटी फास्ट अप्रोच कर करती देते हैं। है, यूनिवर्सिटी अप्रोच करती है, प्रोफेसर अप्रोच करता है टू द कॉन्सुलेट इन पाकिस्तान। ठीक है, उवेश एक छोटी सी एक और मेरा कंसर्न है, आपका पीएचडी का वीजा किस बेस पे रिजेक्ट हो सकता जब आप बहुत ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज करें, फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगते हैं हमसे, एफआरसी, फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। अब उसके अंदर एक बच्चे ने क्या किया, उसने अपने उसका एक भाई उसमें था, फोर्सेस में था, तो उसने उसकी डिटेल छुपाई बेसिकली। है? तो हाँ। उस बेस पे ऑब्जेक्शन आ गया कि आपने आपका जो है ना फेयर ऑफ इमिग्रेशन या इस तरह का कोई उसको रिजेक्शन लग गई। लेकिन वो भी मसला हल हो गया बाद में। तो वो जब तक वो आप तो उसका जी जेन्युइन रीजन होगा ना यार, उसका उसने हाँ फोर्स तो किया ऑब्वियसली, लेकिन उसका छुपाने का भी एक रीजन था, वो काफी जेन्युइन रीजन था। कि आर्म फोर्सेस के लोगों को आप नहीं शो कर सकते, ये भी एक जेन्युइन रीजन है। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन एफआरसी में बहुत दो नंबरी करते हैं हम लोग, पाकिस्तानी, बिल्कुल। हम लोग छोटी बहुत दो छोटी नंबरी करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हम उसको देखते नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल डोमिसाइल पे कुछ और नेम होता है, ट्रांसक्रिप्ट पे कुछ और नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है, फादर नेम चेंज होता है, एटसेट्रा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स में हमें ख्याल रखना है। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, अक्सर लोगों का नाम सीएनआईसी, डिग्रीज और पासपोर्ट पे डिफर कर रहा होता है, ये ये भी। नहीं होना चाहिए, सेम होना हाँ, चाहिए। ये नहीं होना चाहिए।
बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जब अप्लाई करना है, थोड़े बहुत पैसे हो दिखा दो, नहीं हो जीरो हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फुली फंडेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, बिल्कुल। पीएचडी का। तो इसके अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नहीं। जिसने भी 18 साल की एजुकेशन की हुई है, ही शुड नॉट कम अगेन फॉर द मास्टर्स। उसको बेहतर है कि भाई वो पीएचडी के लिए यहाँ पे आए और पीएचडी परसू करे। पीएचडी की पढ़ाई कैसी है? पीएचडी इज टोटली समझ ले जॉब है बेसिकली, आपकी कोई पढ़ाई नहीं है। आप 9 to 5 आपको ऑफिस मिलता है, आपको फुल प्रोटोकॉल मिलता है, आप समझ लें एक तरह से इनका फैकल्टी मेंबर है 3 साल के लिए। सही है। तो उसके अलावा हर साल आपको 2,000 यूरो ट्रैवल का मिलता है। 2,000 यूरोज आपके बजट में होते हैं, आप उस पर कॉन्फ्रेंस पे जा सकते हो। अभी रिसेंटली मैं स्लोवेनिया गया हुआ था, और सही। मेरे सारे पैसे यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। सही तो है। ये एक प्लस पॉइंट होता है, मतलब आपने कुछ भी आपको अपनी जेब से लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आपको रीइंबर्स होता है या आप अपने टिकट्स वगैरह उनको देते हो, वो रीइंबर्स कर देते हैं, किस तरीके से होता उसमें दो चीजें होती हैं। अगर हम पहले से डिफाइन करके अपना मिशन एक प्रपोजल बना के उनको दे दें, तो 70% पेमेंट वो हमें दे देते हैं है? अकाउंट में, और बाकी 30% फिर हम वापस आके उनको वो टिकट्स वगैरह दिखाते हैं और मिल जाता मतलब है। अदरवाइज हमें एज अ सारे मिल जाते हैं। लेकिन ओवेस, एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप यहाँ पे आए इटली, आपके पास स्टाइपेंड एक अलग आ रहा है। स्टाइपेंड आपको महीने के पैसे पढ़ने के अलग मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कहीं पे ट्रैवल करना है, तो उसका भी स्टाइपेंड एक अलग से है, और वो आपको शायद पे करना पड़े तो वो रीइंबर्स हो जाता है। इटाली में उसको रीइंबर्सो बोलते हैं। तो वो रीइंबर्स आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाते हैं। प्लस यू गेट फ्री वाउचर्स एज वेल। आपको खाने के भी पैसे मिलते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री होती हैं। फ्री होती है। एकोमोडेशन का बताइए ओवेस, आप एकोमोडेशन में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या है एकोमोडेशन का, क्या सीन है वहाँ पे जहाँ पे आप हैं अभी? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री अकोमोडेशन देती है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम उसमें नहीं आया था। हमारे पाकिस्तानी 4 बंदों का है उसमें नाम। तो मैं अभी हाँ। प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, और ओवरऑल जो मेरा टोटल एक्सपेंस है ना, वो 500 550 में सब कुछ कवर हो जाता है, तो अकोमोडेशन। आप पैसे सेव करें, मतलब जो स्कॉलरशिप के पैसे आपको मिल रहे हैं, आप जी, उसके अंदर से सेव भी हो जाते हैं आपके। बिल्कुल। और ये और भी इसके मेरा अलावा इस वर्स्ट केस था, क्योंकि मुझे अकोमोडेशन फ्री नहीं मिली, अदरवाइज फ्री मिलती ही है। ओके, ठीक है। और इसके साथ अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल शाम में हम्म। कहीं जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, आप अलाउड है काम करने के लिए। हाँ जी, 20 आवर्स हमें ऑफिशियली अलाउ है। और एक मजे की बात, यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के तौर पे आप पर हम्म। सेमेस्टर यहाँ पे लैब अटेंडेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो, टीचर असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो, आपको छोटी हम्म। और जॉब्स भी मिल जाती हैं। हम्म। तो उधर से भी आपको पैसे मिल जाते हैं अगर आप करना चाहो तो। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको, जो मेरे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली में जानने वाले हैं, वो ज्यादातर लैब असिस्टेंट या टीचर्स असिस्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली। उनको टीचर्स ही रख लेते हैं। तो उसका अलग से उनको कुछ मिल रहे होते हैं, कभी 700 यूरो, कभी 600, कभी बिल्कुल। 500, डिपेंड्स ऑन द बजट। एग्जैक्टली। तो इसलिए यहाँ पे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी पीएचडी ही फुल टाइम जॉब है। इसको आप 3 साल अच्छा कर लो तो समझ लो कि आपकी जॉब या पोस्ट डॉक तो पक्की है, आपको ये भगाएंगे नहीं, ये कंफर्म। आपका ठीक है, अब आपका 3 साल का पीएचडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा भी, तो उसको भी हम बात करेंगे कि आपका पीएचडी अब कंप्लीट हो गया है। आपको जॉब ऑफर्स कब से आना शुरू होती है? अब मेरी जो पीएचडी है ना, वो बेसिकली है जॉइंट पीएचडी। मैं मतलब आधा यहाँ है हाफ, आधा कहीं और। आधा यहाँ आधा मैं स्वीडन में जाना है। अच्छा, तो वेरी। अब मेरे पास, हाँ, तो अब मेरे पास दो यूनिवर्सिटीज के दो ग्रुप्स हैं। जैसे ही बिल्कुल। मेरी पीएचडी एंड होने वाली होगी, मैं थीसिस अपना फाइनल कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफर्स आ जाएंगी कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट पे फंडिंग मिल रही है, तो पोस्ट डॉक हमें एक बंदा चाहिए, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ। या हम्म। अदरवाइज ऐसा भी हो जाता है कि सुपरवाइजर कहता है अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर फर्दर मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ प्रपोजल लिखने में हेल्प करो, हम इस पे फंडिंग लेते हैं, और फंडिंग को 90% मिल जाती है। अब मिल मेरे जाती है। सुपरवाइजर के पास 9 मैरी क्यूरी की पोजीशंस आएंगी इसी साल। 9। लास्ट ईयर उसको फंडिंग नहीं मिली थी, इस साल उसको फंडिंग मिलेगी, और 9 फुली फंडेड मैरी क्यूरी की पोजीशंस आएंगी उसके पास। ठीक है, तो हमारे पास कोई स्टूडेंट्स अगर पीएचडी के आते हैं तो मैं आपके पास रेफर कर सकता हूँ।
जरूर जरूर आप रेफर करें, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ये नहीं होगा कि अब अक्सर बच्चे आते हैं कहते हैं हमारी सीवी बना दें, हमारा प्रपोजल लिख दें, हम आपको नहीं नहीं हेल्प नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। नहीं नहीं। ये हम लोग, हमारा ये काम नहीं है कि आप प्रपोजल बना दें, आप बिल्कुल ब्यूरो बिल्कुल। पास में हमारे रिज्यूमे बना दें। आप, हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, हम लोग चेक कर क्या सकते हैं, हम लोग कर उसको अमेंड अमेंड भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट भी आपने खुद ही करनी होगी। ठीक है। एग्जैक्टली। और ओवरव्यू किया जा सकता है। ओवरव्यू किया जा सकता है, गाइडलाइन दी जा सकती है, एक डायरेक्शन दी जाती है। मैंने जैसे अपना एक साल जाया किया, तो वो कोशिश होगी कि आपका जाया ना हो, आप सीधी डायरेक्शन में ही चल जाओ। तो ऑटोमेटिकली इस साल 450 प्लस बच्चे आए हैं पीएचडी पे, जिनका एडमिशन ओके। हुआ है, और ये नंबर हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यानी कि हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, पुश करना चाहिए पाकिस्तानी को, जितने भी लोग आना चाह रहे हैं वो पीएचडी की तरफ आए। डबल मास्टर से बेहतर है पीएचडी। जी। थोड़ा सा मेहनत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। लैंग्वेज का थोड़ा सा बताया होगा इस। अगर अगर आप पीएचडी पे आते हो तो लैंग्वेज आपको इतना ज्यादा इशू नहीं होता, आपके सारे जो कम्युनिकेशन होती है, जो आपके कोर्सेज भी होते हैं, तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। वो तो है। उसके बाद। उसके बाद डेली लाइफ में तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो इशू होता है, लेकिन ठीक है। लैंग्वेज सीख लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक बेसिक है। तो आनी चाहिए। बेसिक्स आनी चाहिए, मतलब आ दुए, बी उनो, मतलब बी वन तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए। कर लेना आपको चाहिए। आगे जो पीएचडी के बाद जॉब करनी है उसके अंदर, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इटली के अंदर ही रह के, इवन इटली, स्वीडन, कहीं भी यार, यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, आपने कहीं भी जाना है, रहना है, तो आप कर लो तो वो बेहतर है। बेहतर है बिल्कुल। ठीक है। उवेश, और कोई पॉइंट इसमें आप ऐड करना चाहो? और पॉइंट इसमें कोई ऐसा पॉइंट हमने मिस किया हो? मेरे मोबिलिटी, ख्याल से तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ऑलमोस्ट। एक छोटा सा पॉइंट है कि अब 38 साइकिल से इन्होंने मोबिलिटी ऐड कर दी है, मतलब जो भी बच्चा पीएचडी पे आएगा तो उसने मिनिमम 6 महीने कहीं पे भी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके रिसर्च करनी है, और उस टाइम उसकी सैलरी डबल हो जाती है। हाँ, वेरी नाइस। ये पॉइंट हमारा स्किप हो गया था, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सा उवेश। जैसे मेरी पीएचडी, मेरी सुपरवाइजर के कोलैबोरेशन है किसी और के साथ स्वीडन में या कहीं पे भी, तो मैं जाऊंगा, मैं जितना टाइम वहां पे गुजारूंगा, उस टाइम पे मेरी सैलरी जो होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है। इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अमेरिका भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है, वो कोई भी कहीं मुल्क हो भी हो सकता है। सकता है, वो आपका सुपरवाइजर जहाँ भेजेगा। ठीक और है। अब से वो कंपल्सरी है, मतलब मिनिमम 6 महीने तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है वो डबल मिल जाता है। और इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके रहने का, खाने पीने का, वो सब पेड होता है। वो वो ये उसमें ये कंडीशन होती है कि या तो आपकी जो होस्ट यूनिवर्सिटी है वो आपको अकोमोडेशन दे देती है, अदरवाइज हम्म। आपको खुद ही करना होता है सब कुछ। वो जो आपकी सैलरी बढ़ रही है तो वो कहते हैं इसी में आप अपना कंपनसेट करें। ओके। ठीक है। यार, विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, वेज यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को लाइव आना है, तो वो आ सकता है, बात कर सकता है रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा ऑफ इटली। पीएचडी हो तो ज्यादा बेहतर है, और पीएचडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट थी, आई डोंट नो शी इज देयर। नहीं है। ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से किसी के कोई सवाल नहीं है। अगर कुछ हुए तो उवेश, मैं आपका जो अकाउंट है इसको मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है ताकि सर। अगर किसी कोई स्टूडेंट को कोई सवाल हो तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ओके। उवेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओके। टाइम यार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ओके। और इंशाल्लाह विल स्टे कनेक्टेड एंड विल डू मोर सेशंस। अगर कोई और क्यूरी आए तो प्लीज थोड़ा सा टाइम जी निकालिएगा हमारे लिए। जी। श्योर। ओके। अल्लाह थैंक यू हाफिज। उवेश। बाय बाय।